इंतखाबी मुहिम का यूं तो आगाज हो ही चुका है। हस्ब मामूल इस मुहिम में हमलों और जवाबी हमलों का सिलसिला भी जारी है। इसी जिम्न में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने ब्लॉक पर खानदानी सियासी सिलसिले पर यानी वंशवाद पर अपोजिशन पर निशाना साध डाला। पीएम ने लिखा कि घराने की सियासत से इदारों से लेकर प्रेस तक को काफी नुकसान पहुंचा। ब्लॉग में पीएम मोदी ने लिखा कि मुल्क को बदउनवानी और कुनबा परवरी से बहुत नुकसान हुआ। 2014 में अवाम ने तब्दीली के लिए वोट दिया। वोटर्स ने खानदान पर ईमानदारी को, जमूत पर तरक्की को और वोट बैंक की सियासत पर फरोग को और रुकावट पर मौक़े को तरजीह दी। पिछले 5 वर्षों में मुल्क की मईशत में नुमायां बेहतरी भी देखने में आई। और नाज़रीन, कांग्रेस लीडर तारिक अनवर ने कुछ तल्ख अंदाज में वज़ीर-ए-आज़म मोदी के हमले का जवाब दिया। तारिक अनवर ने कहा कि हर जगह नस्ल को बढ़ाया जाता है। नरेंद्र मोदी इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि उनकी कोई नस्ल नहीं है। हर प्रोफेशन में लोग अपने सिलसिले को आगे बढ़ाते ही हैं। नरेंद्र मोदी को वंश बढ़ाना नहीं है, इसलिए वो ऐसा बोल रहे हैं। उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए हम आपको सुनवाते हैं। ब्लॉग लिखा जिसमें कांग्रेस पर यह आरोप लगाया गया है कि वंशवाद की राजनीति से सबसे अधिक नुकसान देश की संस्थाओं को हुआ है। यहां तक प्रधानमंत्री ने लिखा है कि इंदिरा गांधी प्रतिबद्ध न्यायपालिका चाहती थी जो संविधान के प्रति प्रतिबद्ध न होकर एक परिवार के प्रति प्रतिबद्ध रहे। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए तारिक अनवर है, कांग्रेस के नेता हैं और कांग्रेस से लंबे वक्त से जुड़े रहे हैं। पूर्व में एनसीपी में भी थे, इस वक्त हमारे साथ है। तारिक जी, आपने एक बयान दिया कि प्रधानमंत्री का कोई वंश नहीं है, इसलिए वो ऐसा बयान दे रहे हैं, तो ये तो आपत्तिजनक बयान है, निजी बयान है उन पर। नहीं, देखिए, मुझसे ये सवाल किया गया कि प्रधानमंत्री वंशवाद का विरोध कर रहे हैं, तो मैंने कहा कि पहले वो अपनी पार्टी के अंदर देखें। भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक लंबी कतार है जो वंशवाद को चला रहे हैं। उसमें कई पूर्व मुख्यमंत्री हैं, कई सांसद हैं, कई मंत्री हैं, तो उनको वो वंशवाद नजर नहीं आता है, सिर्फ कांग्रेस का वंशवाद नजर आता है। और मैंने ये भी कहा कि जिसका वंश होगा वही तो वंशवाद करेगा, जिसका वंश ही नहीं होगा वो वंशवाद की बात कैसे? तो यही तो निजी टिप्पणी है, विवादित टिप्पणी लोग बता रहे हैं उनकी पार्टी की तरफ से। ये तो एक सच्चाई है, कड़वी सच्चाई है। आप अपने बयान पे कायम हैं इस पे जो बोला है आपने? मैंने ये कहा है कि कौन ऐसी पार्टी है जो बची हुई है वंशवाद से, और हमने कहा कि जहां तक कांग्रेस का सवाल है, कांग्रेस की तो एक विरासत है। कांग्रेस के जो हमारे पूर्वज, मेरे परिवार के लोग स्वतंत्रता सेनानी थे। मेरा ये तीसरा वंश है जो राजनीति में है, तो इसको वंशवाद कहेंगे आप? नहीं, इसको नहीं कहेंगे। बीजेपी में भी तमाम ऐसे नेता हैं जिनकी विरासत जो है उनके पिताजी, उनके दादाजी राजनीति में रहे, लेकिन इस तरह से किसी भी व्यक्ति पे यह बयान देना कि उनका वंश नहीं आगे बढ़ सकता, इसलिए ऐसा बयान दे रहे हैं, इसी को आपत्तिजनक माना जा रहा है। मैंने तो एक सवाल का जवाब दिया था कि भाई उन्होंने पूछा कि मोदी जी इस बात का विरोध करो, मोदी जी का कोई वंश नहीं है तो कैसे वो इस बात की बात करेंगे। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर जिनका वंश चल रहा है उस पर भी तो नजर डालने की जरूरत है। आपने ये भी कहा है कि राजनीति में लोगों का कंट्रीब्यूशन देखना चाहिए, न कि वंश देखना चाहिए, और अगर उसका योगदान काफी है तो उसको राजनीति में चाहे किसी परिवार से हो वो योग्यता रखता है। बिल्कुल, मैंने ये बात कही है कि कंट्रीब्यूशन देखना चाहिए, उसका योगदान देखना चाहिए, उसकी क्षमता देखनी चाहिए। जाहिर है, सार्वजनिक जीवन में अगर कोई है तो उसका क्या योगदान है उसको लोग देखेंगे और तब उसके बाद ही कोई फैसला करेंगे। आपने जो बयान दिया, नहीं लगता कि आप पे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, नेता हमला करेंगे? विपक्ष, सत्ता पक्ष को आप लोग पे हमला करने का एक मौका मिल जाएगा। नहीं, मेरा ख्याल है कि हमने कोई ऐसी आपत्तिजनक बात नहीं की है। उन्होंने जब कहा कि कांग्रेस वंशवाद को बढ़ावा दे रही है तो मैंने उसी पर कहा, कांग्रेस की तो एक विरासत है, देश की आज़ादी से लेकर देश को बनाने में कांग्रेस का योगदान है, तो उसकी विरासत तो समझ में आती है। लेकिन जिनका कोई योगदान नहीं है, भारतीय जनता पार्टी हो या संघ परिवार हो, उसका कोई योगदान नहीं है देश के लिए, और उनके अंदर भी वंशवाद चल रहा है, जितने भी बड़े नेता हैं वो अपने वंश को चलाने की कोशिश कर रहे हैं, और मोदी जी अगर नहीं चला रहे तो उनकी मजबूरी है। एक सवाल और करूंगा, इंदिरा गांधी के साथ आप बहुत क्लोज थे, आपने बहुत नजदीक होकर उनके साथ काम किया है। इंदिरा गांधी के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वो चाहती थी कि जुडिशियरी यानी न्यायपालिका जो है वो गांधी परिवार के प्रति प्रतिबद्ध रहे। देखिए, इंदिरा जी के बारे में अगर
इंदिरा गांधी जिसने पाकिस्तान को सबक सिखाने का काम किया, पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, दुनिया का इतिहास बदल दिया, दुनिया की ज्योग्राफी बदल दिया। और इंदिरा गांधी वो है जिसने देश की एकता और अखंडता के लिए अपनी जान की आहुति दे दी। उससे ये मुकाबला करेंगे। तो इंदिरा गांधी से कोई मुकाबला नहीं है, लेकिन अपने बयान पे कायम है तारिक अनवर। लेकिन यह भी कहना है कि जो बात कही है इन्होंने उसमें कोई आपत्तिजनक बात नहीं है। और नाज़रीन, इसी पर मजीद बातचीत के लिए हमारे साथ दिल्ली से मौजूद रहेंगे हमारे 2 साथी। चलिए हम उन्हीं का रुख करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं अनिल कुमार और साथ ही साथ रंजीता झा। सबसे पहले अनिल, आपका हम रुख करना चाहेंगे। आज एक ब्लॉग ने हंगामा बर्पा कर दिया है, क्या कहेंगे? निश्चित तौर पर ये जो ब्लॉग है वो प्रधानमंत्री मोदी हो या भाजपा हो, ये वो दोनों अच्छी तरह से समझते हैं कि आज जो हमारा डेमोग्राफी है, खासकर हमारे इंडिया का पॉपुलेशन का, वो बड़े पैमाने पर एक ऐसे लोगों के हाथ में स्मार्टफोन है, चाहे फीचर फ़ोन है, चाहे जो अन्य दूसरे फ़ोन्स हैं, वो अच्छी तरह समझते हैं कि जो डिजिटल है फॉर्म है वो काफ़ी इम्पैक्टफुल है। और इसी को लेकर के ये अच्छी तरह समझते हैं कि जो ब्लॉग लिखा जा रहा है वो कितना इम्पैक्ट डाल सकता है, खास करके वोटर्स को लेकर के। और इसी के अनुरूप आज जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो ब्लॉग आया है उसमें ये कई बातें रखी गई है, जिससे स्पष्ट संकेत मिलता है कि जो वोटर्स जब जाएंगे 11 अप्रैल के बाद वोट देने के लिए विभिन्न 7 चरणों में, तो इन तमाम बातों का ख्याल रखेंगे और इसके बाद ही वोट देने जाएं। ये अपील है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का देश के मतदाताओं के साथ। उन्होंने कई ऐसी चीजें क्रमबद्ध तरीके से रखी है, चाहे वो संसद की बात हो, प्रेस की अभिव्यक्ति की बात हो, विभिन्न संवैधानिक संस्थाओं की बात हो, ऐसे तमाम ऐसी चीजें रखी है उन्होंने, जिससे ये दिखता है कि कांग्रेस की सरकार क्या कुछ थी और किस तरह से उन्होंने संवैधानिक मूल्यों का जो क्षरण किया। और साथ ही साथ जब अब मोदी की सरकार जब 2014 में आई थी, मई 2014 में, तो उन्होंने किस तरह से विकास के रास्ते पर देश को लेकर आगे गए, ये तमाम ऐसी बातें उनके ब्लॉग में देखने को मिली है। हालांकि ये जहां तक वंशवाद और परिवारवाद की बात है, ये निश्चित तौर पर हम सब ने ऐसा देखा है कि जब से 1947 के बाद हमारा जब देश आजाद हुआ था, तो एक बड़े समय तक, लंबे समय तक कांग्रेस ने सत्ता संभाली है, चाहे उनके वंश, उनके परिवार के लोगों ने संभाला या उनके वंश ने, ये हमने देखा। और साथ ही साथ जिस तरह से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस बात को रखा है कि उसमें तथ्य के अगर बात करें तो इसमें किसी तरह से भी नहीं लगता कि उन्होंने तथ्य के साथ किसी तरह से छेड़छाड़ किया है। लेकिन दूसरी तरफ भी देखें तो विभिन्न अन्य राजनीतिक पार्टियां भी हैं, जिसमें कई ऐसे बड़े नेता हैं जिनके चाहे वो बेटे हो, बेटी हो या पुत्रवधू हो, तो उन तमाम ऐसे लोग जो हैं वो राजनीतिक पार्टियों से अपनी टिकटें लेते रहे हैं और चुनाव लड़ते रहे हैं, चाहे वो चुनाव जीते हो या हारे हो। चलिए हमारे साथ रंजीता भी मौजूद है। रंजीता, ब्लॉक के बाद हंगामा तो होना ही था, कांग्रेस की तरफ से जानना चाहेंगे किस तरह के बयानात, क्या कुछ? जी बिल्कुल, देखिए कांग्रेस की तरफ से जिस तरह से अलग अलग नेताओं ने अलग अलग बयान दिया है, अगर हम प्रियंका गांधी के बयान से शुरुआत करें तो प्रियंका गांधी आज वाराणसी में है पीएम के संसदीय क्षेत्र में, और वहां उन्होंने इस सवाल के जवाब में यही कहा कि पीएम दूसरी बातों में जनता को भ्रमित करने का काम करते हैं, लेकिन देश की जनता इतनी बेवकूफ़ नहीं कि इन चीज़ों को नहीं समझेगी। पीएम का आरोप सिर्फ हम कह सकते हैं कि राहुल गांधी तक नहीं, कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी तक नहीं, बजाप्ता प्रियंका गांधी तक है, क्योंकि अब प्रियंका गांधी जिस तरह से उत्तर प्रदेश में लगातार सक्रिय हो रही हैं, 3 दिन से उनकी लगातार जो यात्राएं हो रही हैं, स्टीमर से लेकर वो सड़कों पर पैदल चल रही है, पैदल यात्रा हो रही है, कहीं ना कहीं बीजेपी को भी ये लगता है कि इस पूरे जो चुनाव का जो माहौल है इसमें प्रियंका गांधी का होना और प्रियंका गांधी को इंदिरा गांधी से कंपेयर करना, उनकी छवि उसमें देखना कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को फायदा पहुंचाएगा और बीजेपी को नुकसान। तो एक हम कह सकते हैं कि पीएम मोदी का आज का जो ये ब्लॉग, ये उसी कड़ी के तहत आता है जिसमें लगातार एक सोशल मीडिया पर कैंपेन बीजेपी की तरफ से चलाया जा रहा है। चौकीदार चोर है कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये आम हुआ और कांग्रेस पार्टी ने कहीं ना कहीं इसको टैगलाइन बनाया, और ये लगातार कोशिश राहुल गांधी की तरफ से भी की जा रही थी कि इसको लेकर और इस बयान को लेकर, इस पंचलाइन को लेकर 2019 के चुनाव में कांग्रेस आगे बढ़े। लेकिन उसकी काट बीजेपी ने इस तरह निकाली कि सोशल मीडिया में एक बड़ा कैंपेन शुरू किया, मैं भी चौकीदार। तो काउंटर करने की कोशिश लगातार बीजेपी की तरफ से की जा रही है। सना, हिना, आपको याद होगा जिस तरह
से जब यूपी के विधानसभा चुनाव हुए थे और जब वहां का आकलन सामने आया था तो ये बताया गया था कि यूपी में जो प्रचंड बहुमत योगी आदित्यनाथ की सरकार को या बीजेपी सरकार को अब मिली थी, उसमें एक बहुत बड़ा हाथ व्हाट्सएप का भी रहा है। तो ये सोशल मीडिया अपने आप में एक रंजीता यहाँ आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से हमने देखा है लगातार कि चाय वाला, फिर चौकीदार, उसके बाद अब ये वंशवाद, ये जो तमाम चीजें हैं ये कहीं ना कहीं इलेक्शन में बयानात बनकर सामने आ रही हैं। जी बिल्कुल, देखिए हिना, जिस तरह से जब हम पिछले चुनावों की अगर बात करें, 2014 की चुनाव जो कहीं ना कहीं मोदी ब्रांड के जरिए जीतने की कोशिश थी और आपने देखा भी होगा एक आंधी चली थी एक बीजेपी की तरफ से। ऐसा था कि कई उम्मीदवार सांसद जो 8 सांसद हैं उन्होंने ये सपने में भी नहीं सोचा था कि बिना प्रचार के वो सांसद तक बन जाएंगे। तो वो एक हवा थी, एक परसेप्शन था, एक पूरी जो यूपीए सरकार के 10 साल के कामकाज के में जो जिस तरह के भ्रष्टाचार हुए और जिस तरह के आरोप लगातार लगे, उसके खिलाफ एक वोटिंग हुई थी 2014 के चुनाव में। कांग्रेस पार्टी अब इस बार ये मान रही है कि अगर पिछली बार बीजेपी का ये नारा था कि सबका साथ सबका विकास, हर हर मोदी घर घर मोदी, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के खिलाफ एक नाराजगी थी, यूपीए के खिलाफ एक नाराजगी देश की जनता में थी। लेकिन अब की बार नाराजगी कांग्रेस के लिए नहीं बल्कि बीजेपी के लिए है, क्योंकि बीजेपी सत्ता में है और इसका फायदा कांग्रेस को मिल सकता है। चौकीदार का जो कैंपेन अब बीजेपी ने शुरू किया है कि मैं भी चौकीदार, कांग्रेस का ऐसा मानना है। हालांकि जैसे कल रणदीप सिंह सुरजेवाला ने प्रेस वार्ता करके एक बात गिनवाई कि किस तरह से पुरानी जो प्रोडक्ट है बीजेपी की उसको नई ब्रांडिंग करने की कोशिश की जा रही है। हर साल का जो आंकड़ा है वो उन्होंने सामने रखा और कहा कि 2014 में इन्होंने कहा था कि सबका साथ सबका विकास, 2015 आते आते इनका मेक इन इंडिया चला, 2016 में ये नए भारत के निर्माण की बात करते थे कि न्यू इंडिया मिलेगा, 2018 में एक अलग नारे के साथ आए और 2019 में अब मैं भी चौकीदार। तो भले ही ये ब्रांड वही है लेकिन पैकेजिंग से आम जनता बेवकूफ नहीं है कि रंजीता आपके पास फिर हम आएंगे, क्योंकि तारिक अनवर ने भी बयान दिया है, काउंटर किया है इस ब्लॉक को और उस पर भी एक हंगामा बर्पा हो गया है। हमारे साथ अनिल भी मौजूद है। अनिल, आपके पास आना चाहेंगे। जिस तरह से पीएम ने अपने ब्लॉग में लिखा कि 2014 में लोगों ने जो फैसला दिया था वो ऐतिहासिक था, हिस्टोरिकल था। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि फैमिली फर्स्ट नहीं बल्कि इंडिया फर्स्ट। तो ये तमाम चीजें जो हैं उन्होंने साफ तौर पर अपने ब्लॉग के जरिए एक आम हिंदुस्तानी को मुखातिब करने की कोशिश की, उस तक पहुंचाने की कोशिश। जी निश्चित तौर पर जिस तरह से प्रधानमंत्री ने लिखा वो बिल्कुल तथ्यपरक ही कहा जा सकता है, क्योंकि जब 2014 के चुनाव हुए थे उसमें प्रचंड बहुमत से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के रूप में हमारे सामने आए थे और पिछले 5 साल से हमने देखा कि वो प्रधानमंत्री के तौर पर उन्होंने किस तरह से विकास पर कार्य किया और किस तरह से वो देश को एक नई दिशा देने की कोशिश की। लेकिन अगर बात करें कि ऐतिहासिक और अब तक के सफ़र की, तो उन्होंने कई ऐसी चीज़ें अपने ब्लॉग में दिखाए हैं, चाहे वो स्वच्छता की बात हो, चाहे वो रोजगार की बात हो, चाहे वो विकास परक बात हो। तो उन्होंने कई ऐसे बिंदु अपने ब्लॉग में उठाए हैं और साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि अगर जो मतदाता है जब 11 अप्रैल के बाद वोट देने जाएगा तो इन तमाम बातों को ख्याल रखिए कि किस तरह से कांग्रेस की जो सरकारें रही है इस देश में अपने पूर्ववर्ती समय में 2014 से पहले किस तरह से उन्होंने संवैधानिक मूल्यों का ह्रास किया है, किस तरह से उन्होंने उल्लंघन किया है और वंशवाद और परिवारवाद के बचाव के लिए किस तरह से उन्होंने आगे बढ़ाया है खुद को। तो इस तरह से उन्होंने बात कही है और संवैधानिक जहां तक की बात है, संवैधानिक संस्थाओं की जहां तक की बात है, कई मोर्चे पर विपक्ष भी कहती रही है, खुद कांग्रेस प्रेसिडेंट राहुल गांधी भी कहते रहे हैं कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार में जो संवैधानिक संस्थाएं हैं वो कमजोर हुई है, चाहे वो सीबीआई हो या फिर सीएजी हो या फिर न्यायपालिका की बात हो। अनिल हमें यहाँ ये भी नहीं भूलना है कि इससे पहले यही अपोजिशन था जो कि सीबीआई को कांग्रेस ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन कहता था, साथ ही साथ सीबीआई, आईबी या रॉ, सभी के ऊपर सवाल अपोजिशन जब था उस वक्त उठाए जाते थे।
निश्चित तौर पर उस समय भी हमें याद होगा कि उसे पिंजरे का तोता कहा जाता था सेंट्रल बैंक सीबीआई को। तो इस तरह से देखा जाना चाहिए कि उन्होंने, हमें याद होगा कि उन्होंने ब्लॉग में भी लिखा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कि राजीव गांधी ने योजना आयोग को बंच ऑफ जोकर कहा था। तो उन्होंने कहा है कि ये जोकरों का एक बंच है, उन्होंने ऐसा राजीव गांधी ने कहा था, उन्होंने इसका उल्लेख भी किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। साथ ही साथ अपने ब्लॉग में नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा है कि जो रॉ जैसी संस्थाएं हैं, चाहे वो आईबी जैसी संस्थाएं, उसमें किस तरह से टेंशन बढ़ाया गया था खासकर कांग्रेस के रिजिम में। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि सीएजी को लेकर के भी कांग्रेस ने कई सवाल उठाए थे, क्योंकि सीएजी उस दौरान काफी हमने देखा था कि चाहे वो कोल ब्लॉक के मामले हो, चाहे वो सीएजी के मामले हो, कोल ब्लॉक हो या फिर कॉमनवेल्थ गेम्स के मामले हो, चाहे वो कोल ब्लॉक हो, और इस तरह से चाहे वो 2G का स्कैम ही हो, तमाम ऐसे रिपोर्ट जब सीएजी की तरफ से आई थी वो पीएम ने तवज्जो दिलाई है। इस पर भी बातचीत जारी रहेगी। रंजीता, आपके पास आना चाहेंगे। जिस तरह से हम लगातार देख रहे हैं कि कांग्रेस की तरफ से तारिक अनवर ने बहुत सख्त जो है वो जवाब दे दिया। हालांकि हमने ये भी देखा है कि तारिक अनवर जो है वो कभी तल्ख बातें नहीं करते थे, लेकिन इस बार उनका जो अंदाज बयां है वो बहुत अलग नजर आया। तो क्या लगता है कि जो इश्यूज जो उठाए जा रहे हैं, क्या ये वोट को जो है वोट की सियासत में तब्दील हो पाएंगे? जी हिना, देखिए तारिक अनवर का बयान अपने आप में एक विवादास्पद बयान है। जिस तरह से उन्होंने इस सवाल के जवाब में जब कहा कि वंशवाद की बात वो कर रहे हैं जो वंश आगे नहीं बढ़ा सकते हैं, तो कहीं ना कहीं इसे एक पर्सनल अटैक भी माना जा रहा है, जो कि कांग्रेस पार्टी हमेशा ये कहती नजर आई कि राजनीति में पर्सनल अटैक की कोई जगह नहीं है। यही कांग्रेस पार्टी जब प्रियंका गांधी के खिलाफ विधवा जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया था तो सबसे ज्यादा हंगामा कांग्रेस पार्टी की तरफ से किया गया था। जब प्रियंका गांधी राजनीति में आई और जिस तरह से प्रियंका गांधी पर बयानबाजी होती रही, तो यही कांग्रेस पार्टी जब सुष्मिता देव महिला कांग्रेस की जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उन्होंने पूरे देश में उन नेताओं के खिलाफ एफआईआर करने का मुहिम चलाया जिन्होंने प्रियंका गांधी के खिलाफ किसी भी तरह के पर्सनल अटैक किए हो। तो राजनीति जब होती है हिना, तो एक सीमा दोनों ही पार्टियों की तरफ से रखनी चाहिए। जब कांग्रेस पार्टी ये बयान देती है कि पर्सनल अटैक सोनिया गांधी पर या प्रियंका गांधी पर या किसी पर भी करना सही नहीं है, तो ऐसे में तारिक अनवर के इस बयान से कांग्रेस पार्टी क्या खुद को किनारा करती है? क्या कांग्रेस पार्टी इस बयान को समर्थन करती है? ये भी देखना एक बड़ी चीज होगी, क्योंकि इस तरह के बयान को कभी कांग्रेस एंडोर्स नहीं करती है। अगर हम कांग्रेस के विवादास्पद बयानों का अगर जिक्र करें और हम याद करने की कोशिश करें, तो दिग्विजय सिंह, मणिशंकर अय्यर, तमाम बीके हरिप्रसाद के जो ताजा बयान है अमित शाह के लिए, तो ये सब वो नेता हैं जिन्होंने पर्सनल अटैक किए और कई तरह के विवादास्पद बयान जो है वो नेताओं के खिलाफ देते रहे हैं। तो और कहीं ना कहीं इन बयानों से कांग्रेस पार्टी को ही नुकसान पहुंचा है। मणिशंकर अय्यर के बयान को हम तो हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं रंजीता से। उनका साफ तौर पर कहना था कि इस तरह के जो बयानात कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी आते हैं, उससे खुद कांग्रेस को ही कहीं ना कहीं नुकसान उठाना पड़ता है। अब तारिक अनवर के इस बयान पर क्या कुछ रुख रहेगा, उस पर भी शाम तक जो है वो पिक्चर जरूर साफ हो जाएगी। अनिल, आपके पास आना चाहेंगे। जिस तरह से पीएम ने अपने ब्लॉग में जो पुलवामा हमला या फिर एयर स्ट्राइक पर कांग्रेस जो है वो सवाल उठाती रही है, उस पर भी खुलकर बात की है कि देश के जो जवान हैं उनकी बहादुरी पर सवाल करना अपने आप में शर्मनाक है। जी निश्चित तौर पर इससे पहले भी जब हमने देखा था कि पुलवामा का अटैक हुआ था जिसमें हमारे करीब 40 जवान शहीद हुए थे, उसके बाद जिस तरह से एयर स्ट्राइक हुआ था बालाकोट में, और इसके बाद जब सियासत शुरू हुई थी एयर स्ट्राइक के ऊपर, तमाम ऐसे आरोप प्रत्यारोप हमने लगातार देखे। और अब जब ब्लॉग में प्रधानमंत्री ने लिखा है कि इस पर सवाल नहीं उठाया जाना चाहिए, और साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा है कि इस पर सियासत और राजनीति नहीं होना चाहिए, खासकर हमारे सेना के शौर्य की जहाँ तक की बात है। तो इस पर निश्चित तौर पे उन्होंने एक संदेश देने की बात कही है कि इस पर सियासत ना हो, हमें अपने सेना के साथ हमें अपने सेना के शौर्य के साथ खड़ा होना चाहिए, उन्हें सहयोग करना चाहिए। और यही चीज़ उन्होंने राजनीति में भी देखा, क्योंकि जब जब भी लोकसभा
का चुनाव हो या फिर अन्य विधानसभाओं का चुनाव हो, जब राजनीति गर्म होती है, इस तरह के मुद्दे निकलते हैं, इस तरह के भाषणबाजी होती है, आरोप प्रत्यारोप लगते हैं, तो ये एक आम बात है कि इस तरह से आरोप प्रत्यारोप लगते हैं। लेकिन अब इस तरह से जब अब करीब 20 से लेकर 22 दिन अब रह गए हैं लोकसभा चुनाव शुरू होने में, अब इस तरह के आरोप प्रत्यारोप लग रहा है, तो निश्चित तौर पर अब राजनीतिक फायदा किस पार्टी को होगा, आरोप लगाने वाले को या फिर उसका जवाब देने वाले को, यह तो समय ही बताएगा। 23 मई को ही जिस तरह से हम बात कर रहे हैं कि क्या इस तरह के जो मुद्दे हैं, इस तरह के बयानात हैं, वो क्या वोट में बदल पाएंगे। अनिल, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से लगातार हम बात कर रहे हैं और आज मैं भी चौकीदार मुहिम के तहत 25 लाख चौकीदारों से भी पीएम जो है वो खिताब करने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं बीजेपी जो है वो अपनी रणनीति जो बनाती है उसमें बहुत सोच समझकर आगे बढ़ती नजर आ रही है। निश्चित तौर पर जब राफेल का मुद्दा आया था, उसमें कई मोर्चों पर कांग्रेस प्रेसिडेंट राहुल गांधी ने कहा है कि जो चौकीदार चोर है, राफेल मुद्दा का जो डील हुआ था, और उन्होंने आरोप भी लगाया कि 30,000 करोड़ रुपए किसी एक ऑर्गेनाइजेशन को दे दिया गया, इंडस्ट्री ऑर्गेनाइजेशन को दे दिया गया, तो फायदा पहुंचाया गया। इस तरह से वो लगातार आरोप लगाते रहे। इसी का कार्ड ढूंढते हुए भाजपा ने ये कैंपेन चलाया कि मैं भी चौकीदार हूं, यानी जो राजनीतिक काट है वो भाजपा ने इसे ढूंढा है और इसे ब्रह्मास्त्र के तौर पर प्रयोग करने जा रहा है, क्या प्रयोग कर रही है। क्योंकि हमने देखा था कि जब 2014 का जब लोकसभा का चुनाव था, उसमें चाय वाला प्रधानमंत्री बन सकता है और एक चाय वाला प्रधानमंत्री कैंडिडेट के रूप में खड़ा, ये तमाम चीजें ऐसे हमने देखी थी। लेकिन आज जब मैं भी चौकीदार हूं, एक नया कैंपेन है और ये उन तमाम लोगों को जोड़ने की बात कोशिश की जा रही है जो वाकई एक चौकीदार हैं या फिर चौकीदार के रूप में मुहिम पर भी लगातार हम बात कर रहे हैं। रंजीता, आपके पास आना चाहेंगे, जिस तरह से कांग्रेस जो है वो अपने डिफेंड में आई है और कांग्रेस लगातार ये कह रही है कि जो वंशवाद का मुद्दा है ये कोई नया नहीं है। साउथ में अगर हम देखें तो वहां पर भी इस तरह की मिसाल देखने को मिलती है, महाराष्ट्र में भी इस तरह की मिसालें देखने को मिलती है, और खुद जो आरएसएस बीजेपी का जो गठबंधन है, तो आरएसएस में भी इसी तरह की बात जो है कही जा रही है कि वो भी कहीं ना कहीं इन्हीं तमाम चीजों को आगे बढ़ाती है। और साफ तौर पर यह कहा गया है कि हिंदुस्तान के लिए इस तरह की जो चीज है वो कोई नई बात नहीं है, नस्ल दर नस्ल जो है वो राजनीति आगे बढ़ती रहती है, तो फिर सिर्फ एक पार्टी को निशाना क्यों? जी बिल्कुल, देखिए वंशवाद के इस आरोप से कांग्रेस हर समय जूझती रही है और कांग्रेस ने इस पर हमेशा जवाब भी दिया है। वो अलग बात है कि इस बात को कांग्रेस कितना अपने तरफ भुनाने की कोशिश में कामयाब हो पाती है, क्योंकि जिस समय याद हो हिना, जिस तरह से राहुल गांधी जब कांग्रेस प्रेसिडेंट बनाए गए थे, जो पूरी प्रक्रिया कांग्रेस में शुरू की गई थी कि नॉमिनेशन का डेट रखा गया था, नॉमिनेशन वापस का डेट रखा गया था, राहुल गांधी के खिलाफ कोई नेता नहीं खड़ा हुआ। उस समय शहजाद पूनावाला जो कांग्रेस के एक आम नेता और कार्यकर्ता थे, गुजरात का चुनाव था उस समय, और उस समय उन्होंने भी ये बयान दिया था कि किस तरह से राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाया जाए, ये पूरी प्लानिंग थी। और जो ये चीजें दिखाई जा रही है कि ये एक नॉर्मल इलेक्शन के तहत राहुल गांधी को चुना गया है, वो अपने आप में एक जनता को या कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की आंखों में धूल झोंकने जैसा है। ये आरोप शहजाद पूनावाला ने लगाया था और उसके बाद उन्हें कांग्रेस पार्टी से निकालने की भी प्रक्रिया हुई थी। लेकिन उसी शहजाद पूनावाला की बयान को पीएम मोदी ने गुजरात चुनाव में और कई जगहों पर भुनाने का काम किया। उस नेता का नाम तक लिया उन्होंने कि किस तरह से उस नेता ने गांधी परिवार के खिलाफ बयान दिया और उनको कांग्रेस पार्टी से हटाया गया। तो इसका खामियाजा भी कांग्रेस पार्टी को कई बार भुगतना पड़ा है। वो अलग बात है कि कांग्रेस पार्टी हमेशा काउंटर में ये कहती नजर आई कि अगर वंशवाद की बात कांग्रेस पार्टी में कही जाती है तो फिर राजस्थान की जो पूर्व सीएम थी वसुंधरा राजे, उनके बेटे राजनीति में क्या कर रहे हैं, रमन सिंह के बेटे राजनीति में कैसे आए, शिवराज सिंह चौहान के बेटे को चुनाव लड़ाने की बात कही जा रही है, ये चीजें कहां से आई। ये तो वो बड़े नेता हैं जो अलग अलग प्रदेश में मुख्यमंत्री के पद पर रहे, लेकिन ऐसे एक पूरी फेहरिस्त कांग्रेस ने जारी की थी जिसमें अलग अलग जो नेता है, राज्यों के सांसद हैं या फिर जो विधायक भी हैं, उनके भी परिवार के जो लोग हैं जिनको हमेशा टिकट दिया गया है या फिर टिकट की चाह रखते हैं या राजनीति में प्रवेश करते हैं। तो ये तमाम कांग्रेस की तरफ से बचाव की या कह सकते हैं कि
काउंटर की राजनीति है, लेकिन ये अपने आप में कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ा सवाल भी है, क्योंकि गांधी परिवार का जब जिक्र आता है, जब कांग्रेस परिवार की राजनीति की बात आती है, तो कांग्रेस परिवार और इक्वल टू गांधी परिवार, तो कांग्रेस को गांधी परिवार ही कहा जाता है और गांधी परिवार कांग्रेस की राजनीति करती है। ये एक आरोप कांग्रेस पार्टी पे हमेशा रही है। हमेशा पीएम मोदी ने भी और बीजेपी ने भी ये आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी को बढ़ाने में सिर्फ गांधी और नेहरू परिवार नहीं, बल्कि अलग अलग समय में अलग अलग बड़े नेता रहे, जो नेता आज अलग अलग पार्टी भी बना चुके हैं। शरद पवार भी अपने आप में एक उसकी मिसाल हम कह सकते हैं। तारिक अनवर जो शरद पवार के साथ चले गए, आज भले ही वो कांग्रेस की वकालत करते नजर आते हैं, लेकिन ये सब वही नेता है जो एक टाइम पर कांग्रेस पार्टी पर वंशवाद का आरोप लगाते रहे हैं। कई नेता ऐसे भी हैं जो पार्टी के अंदर रहकर भी दबी जबान से कांग्रेस के लिए इस तरह की बातें कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी में वंशवाद की बात होती है। मणिशंकर अय्यर ने भी ये बात कई बार कही है। तो ये वो चीजें हैं जिससे कांग्रेस न तो कभी निजात पा पाती है, हम अगर पुराने दौर की अगर बात करें, लोगों के सामने वो पेश ही कर पाती है। बिल्कुल ठीक आपने कहा। अनिल, आपके पास आखिरी सवाल यही जानना चाहेंगे, जिस तरह से पीएम जो है उनके लिए राहुल गांधी हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही कहते रहे हैं कि आखिर पीएम बोलते क्यों नहीं है, पीएम सामने क्यों नहीं आते हैं। तो आज जब ये ब्लॉग आया है, उस पर पीएम ने सिलसिलेवार एक एक करके तमाम चीजों का जवाब दे दिया है। और जिस तरह से आपने बिल्कुल सही कहा था कि सोशल मीडिया एक बड़ा वेपन है लोगों तक अपनी बात पहुंचाने का। निश्चित तौर पर जैसा कि मैंने पहले भी कहा और अभी मैं कह रहा हूं कि सोशल मीडिया अभी के समय में सबसे बड़ा प्रभावपूर्ण और सबसे मारक क्षमता वाला कह सकते हैं ब्रह्मास्त्र है, खासकर राजनीतिक पार्टियों के लिए। और शायद यही वजह है कि सारे राजनीतिक पार्टियां जो है, चाहे वो भाजपा हो, कांग्रेस हो या अन्य राजनीतिक पार्टियां, इस चीज़ को भुनाने में लगे हुए हैं। दूसरी तरफ जहां तक की बात है कि विभिन्न मुद्दों की बात, हाँ ये सही बात है, आप सही कह रहे हैं ना कि इससे पहले भी कांग्रेस प्रेसिडेंट राहुल गांधी बार बार ये कहते रहे, चाहे वो रफाल का इशू हो या फिर अन्य मुद्दे, कि आखिर चाहे वो रोजगार की बात हो, वो हमेशा कहते रहे कि आखिर क्यों नहीं प्रधानमंत्री आकर सामने आते हैं और इन बातों का जवाब देते हैं। तो इससे पहले भी हमने जब देखा था कि संसद का जब अंतरिम सत्र चल रहा था बजट का, उस समय भी ऐसा मामला है जिस पर शायद बातचीत जो है वो खत्म नहीं होने वाली है, क्योंकि अभी तो इलेक्शन की शुरुआत हुई है और इस तरह के बयानात आते रहेंगे और उन पर रिएक्शंस भी आते रहेंगे। हमारे दोनों साथी रंजीता झा और अनिल, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम तर तफसीली डिस्कशन के लिए। प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। आदाब।